वेलकम बैक बच्चों। वापस आ गया हूं मैं आपके लिए। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हमारा चल रहा था और हम पहुंचे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, सारी कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई पिछले लेक्चर में। और अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, है ना। तो देखो, मैं आपको जो पिछले लेक्चर में आपको मैंने समझाया था, है ना। आज थोड़ा ब्राइटनेस ऐसा लग रहा है ज्यादा है, बट अच्छा है, थोड़ा गोरा दिख रहा हूं मैं भी, है ना। तो इसके अंदर मैंने जो आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा रहा था ना, उसके अंदर मैंने आपको ग्रुप ए ग्रुप बी कितने टाइप के टर्म्स होते हैं वो सारी बातें समझाई थी, क्लियर एकदम, बात समझे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमने एम बाय एम परसेंट देखा था, उसके खूब सारे क्वेश्चन देखे थे। फिर रिलेशन बिटवीन ये सब देखा था, पीपीएम एम बाय एम परसेंट। आज का मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं मोल फ्रैक्शन का, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको बताने से पहले मैं एक बात समझा दूं कि अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, वो अपन देख रहे थे ग्रुप ए के कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ग्रुप ए के कॉन्सेंट्रेशन टर्म देख रहे थे अपन। और ग्रुप ए के जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, बात समझे, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया था वो था पहला एम बाय एम परसेंट, ठीक है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था पीपीएम, है ना। एम बाय एम परसेंट के बाद मैंने आपको जो अगला पढ़ाया था वो पीपीएम पढ़ाया था। पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। एम बाय एम परसेंट पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, क्लियर है। उसके बाद मैंने थर्ड आपको जो अभी बताना है दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। थर्ड दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। और फोर्थ जो है उसको हम कहते हैं मोलैलिटी। फोर्थ जो है दैट इज नोन एज मोलैलिटी। ये चार टर्म्स हैं जो हमने किसमें देख लिए थे, अपना ग्रुप ए में। मास डिपेंडेंट टर्म होते हैं, बेटर टर्म होते हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। बोले सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पता था कि इनकी जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज नहीं होती है। दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सो आज का मेरा जो टॉपिक है ना दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन है ना। आज का जो मेरा टॉपिक है इसको अपन कहते हैं मोल फ्रैक्शन, बात समझे। और मोल फ्रैक्शन की जब मैं बात करता हूं तो जैसा कि आपको यहां डेफिनेशन दिख रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस टू द नंबर ऑफ मोल्स of all the substance in mixture, ratio of number of moles of one substance to the number of moles of all the substance in mixture, है ना। मिक्सचर में जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस की बात कर रहा हूं टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन, क्या बोलो, मिक्सचर आपका क्या कहलाता है मुझे बताइए। वो आपका कहलाता है दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, फ्रैक्शन किसका, फ्रैक्शन मोल्स का फ्रैक्शन। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है भाई, मैंने बहुत अच्छे समझाया। चलो मैं आराम से इलैबोरेट करके समझाता हूं। जैसे बचपन में अपन ने कई बार इस टाइप का ना ये सब क्वेश्चंस करे होंगे मैथमेटिक्स में, छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है ना। और सर्कल के मैं कहता हूं कि मेरे पास ये चार क्वाड्रेंट्स हैं, सर्कल के चार पार्ट है ये इस टाइप से। और मैं कहता हूं ये वाला पूरा शेडेड पोर्शन है, ये सर्कल का शेडेड पोर्शन है। एक सर्कल है उसके चार क्वाड्रेंट है और एक ये शेडेड पोर्शन है। और मैं कहता हूं इसका फ्रैक्शन बताइए, है ना। मुझसे किसी ने बोला कि सर फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन बताइए, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन बताइए। तो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन अगर मैं निकालूंगा तो दैट इज इक्वल टू 1/4 आएगा। फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन जो है वो मेरा 1/4 आएगा। और फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड रीजन अगर कोई मुझसे पूछता है, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड रीजन अगर मुझसे कोई पूछता है तो दैट इज इक्वल टू 3/4 आएगा। तो फ्रैक्शन में आपको क्या लग रहा है, एक न्यूमरेटर आ रहा है, एक डिनोमिनेटर आ रहा है। एक न्यूमरेटर और एक कौन है, डिनोमिनेटर है। मेरी बात समझ में आया। फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन बोला तो 1/4 है, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड रीजन बोला है तो कितना है बोलो, 3/4 है। बात समझे। लेकिन यहां पे मुझे मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है ना, यहां पे मुझे शेडेड अनशेडेड की बात नहीं करनी है। यहां पे जो मुझे कैलकुलेट करना है दैट इज वो तो मुझे किसका निकालना है, मोल्स का। बात समझे, मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है। तो बच्चों जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं ना तो मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं एक अल्फाबेट, दैट इज अल्फाबेट तो नहीं कह सकते, साइन इसको कहते हैं चाई या एक्स। मोल फ्रैक्शन को इससे लिखते हैं। और मोल फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस, है ना, अपॉन यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन मिक्सचर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन में बोलो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी सब्सटेंस इन बोलो क्या है, मिक्सचर, है ना। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं सिंपल से फॉर्मूले को। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि मेरे पास लेट से यहां पर एक ऐसा वेसल है, ये ऐसा वेसल दिया है और इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ गैसेस हैं मैंने मान ली। जैसे फॉर एग्जांपल एक गैस ये ले ली मैंने, है ना, ए मान लिया इसको मैंने, एक गैस लेट से मैंने बोला ये मेरे पास दूसरी गैस है, इसको मैंने बोला बी गैस है, एक गैस ए है एक गैस बी है, और मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे पास में एक गैस और आ रही है दैट इज नोन एज सी गैस, दैट इज नोन एज कौन सी गैस है, सी गैस। एक गैस ए आ रही है, एक बी आ रही है और एक कौन सी आ रही है, सी। 3 टाइप की गैसेस है। अब 3 टाइप की गैसेस है ए बी सी, मैं कहता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इक्वल टू लिखूंगा मैं एन ए से, बोलो आया समझ। और वैसे ही मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, उसको अपन लिखेंगे एन बी से। तो ये आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी आया, और यहां पे मैं एक और चीज लिख रहा हूं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सी, जिसको मैं लिख रहा हूं एनसी से, है ना। एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए आ रहा है, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी आ रहा है, और एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ना मुझे बोला है मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल्स का फ्रैक्शन, इस बात को समझो, मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन में आपका हमेशा एक न्यूमरेटर आएगा डिनोमिनेटर आएगा। तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं लेट से, है ना, यहां पे मैं फ्रैक्शन की अगर आपसे बात करता हूं मोल फ्रैक्शन की, तो बड़ा सिंपल सा यहां पे अपना लॉजिक आएगा, क्या आ जाएगा कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसा लिखता हूं मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस प्रकार से, बात समझे, है ना। ये सामने से भी ले लें टीवी का भी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो यहां पे लिखेंगे अपन चाई ए, चाई ए लिखोगे, चाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब लिखेंगे अपन चाई ए, बात समझे। और चाई ए जो आपको दिख रहा है यहां पे, उसमें अपन लिखेंगे एन ए, बोलो क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब जिसका मोल का फ्रैक्शन निकालना है वो हमेशा ऊपर आएगा और टोटल मोल्स नीचे आ जाएंगे। आप देखिए यहां पे दिख रहा है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर आ रहे हैं और नंबर ऑफ टोटल जो मोल्स आ रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं, है ना। वैसे ही आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना होता है, बी, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन बोलो ए प्लस बी प्लस सी। मेरी बात सबको समझ में आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और वैसी सी का आता है ना। जैसे मैं यहां पे लिखता अगर एक्स सी मोल फ्रैक्शन, तो एनसी अपॉन बोलो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी और एनसी। मेरी बात सबको समझ में आई। तो मोल फ्रैक्शन जब भी निकालते हैं ना, तो जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर आएगा, और जो टोटल होगा वो हमेशा कहां आएगा, नीचे आएगा। कहने का मतलब कि जब मैं इन सब का सम करता हूं, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तो ये हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। मतलब मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा, मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझे। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, ऑल द सब्सटेंस, उसको अपन कहते हैं मोल फ्रैक्शन। बात समझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी सब्सटेंस, सारे सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स वो टोटल नीचे आएंगे यहां पे। क्लियर। तो हमने देखा मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा तरीका है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं एक एक करके। जैसे मानो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यहां पे फॉर्मूले को ध्यान रखना, और अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, यहां पे दिया मुझे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन मिक्सचर एंड 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें आपका 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है ना, मिक्सचर दिया हुआ है, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो जरा, सबसे पहले अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहां पे दिया है वेट ऑफ ऑक्सीजन,
इक्वल टू बोलो कितना दे रखा है यहाँ पे 7 ग्राम, बात समझे। और यहां पे दिया है आपको वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी यहां पे ये दिया है आपको दैट इज 8 ग्राम, और वेट ऑफ नाइट्रोजन दिया है वो दिया है 7 ग्राम। बोलो आया समझ में, है ना। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका अगर मैं देखूं तो 32 ग्राम आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, बात समझे। और अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का, तो ये आ जाएगा 28 ग्राम। अरे आएगा, क्लियर है। तो अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालना है तो 8/32 करेंगे, और अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है तो यहां करेंगे 7/28। बोलो आया। तो यहां पे आ जाएगा 1/4, बोलो आएगा। और यहां पे भी आ जाएगा 1/4, मोल्स आ गए हैं। 1/4 मतलब 0.25 होता है, 1/4 मतलब 0.25, 1/4 मतलब पॉइंट बोलो कितना आ रहा है 25, सबको दिख रहा है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ मुझे O2 पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बोला है O2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का मतलब आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ऐसे लिखेंगे अपन, है ना। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, चलो बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने आ रहे हैं, 0.25 आ रहे हैं, ये आ गया 0.25, और टोटल 0.25 मतलब 0.50, ये पॉइंट से पॉइंट गया तो आंसर मेरा 1/2 आ गया, और 1/2 मतलब 0.5 आ गया, है ना। 1/2 मतलब बोलो क्या आ गया 0.5, तो मोल फ्रैक्शन जो आ रहा है आपका यहाँ पे दैट इज इक्वल टू पॉइंट कितना आ रहा है 5। सिंपल तरीका, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसका हम रेशियो निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को निकाल के उसका क्या निकालेंगे रेशियो। जरा मैं एसी को थोड़ा तेज कर लूं, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है डन, बढ़ जाऊं आगे में, है ना। तो मोल फ्रैक्शन का बड़ा छोटा सा अपन ने क्वेश्चन देखा, आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे मानो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन अ सोल्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन, इन अ सोल्यूशन ऑफ, है ना, क्या दिया हुआ है 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, दो चीजें दी है यहां पे मेरे को, कितनी चीजें दे रखी है 2। तो सबसे पहला मैं जब सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो यहां लिखूंगा मैं वेट ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 7.8 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H6 बेंजीन इक्वल टू 78 ग्राम आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे यहां पे मुझे दिया है वेट ऑफ टॉल्यूइन, वेट ऑफ टॉल्यूइन इक्वल टू 46 ग्राम, और यहां पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉल्यूइन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या लिखा है टॉल्यूइन इक्वल टू आएगा 92 ग्राम, दैट इज 92 ग्राम, है ना। टॉल्यूइन का फॉर्मूला आपको दिख रहा है C6H5CH3, मैं निकाल के ही बता देता हूं, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको C7H8, है ना, C7 और क्या दिख रहा है H8, ठीक है, C7H8 है तो ये अपन लिखेंगे 12 × 7 प्लस कितना 8, तो ये आ गया 7 × 10 = 70, 7 × 2 = 14, 84 + 8 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया ये 84 + 8 सॉरी 92 आ रहा है ना, हाँ तो 92 ये, मेरी बात क्लियर। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालना है तो मैं करूंगा यहाँ पे 7.8/78, ये गया तो नीचे 10, आंसर आ गया 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल्स, ये आ गया, अरे आ रहा है। और वैसे ही मुझे इसका निकालना है टॉल्यूइन का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन अगर आपको निकालना है तो आ जाएगा 46/92 इक्वल टू 1/2, 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल्स, 1/2 इक्वल टू 0.5 क्या लिखा है मोल्स, मेरी बात सबको समझ में आ रहा है। तो अपने को जो निकालना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है ना, तो चाई ऑफ C6H6 लिखा है, तो N ऑफ C6H6 अपॉन टोटल N ऑफ C6H6 प्लस N ऑफ टॉल्यूइन, N ऑफ C6H6 प्लस N ऑफ क्या आ गया टॉल्यूइन। तो यहां पे देखिए आप C6 है ना H6 बराबर
ये आ गया 0.1, 0.1 अपॉन 0.6, तो आंसर मेरे पास आ गया 1/6। देखिए आंसर मेरे पास आ गया 1/6, दैट इज यहां पे। तो मोल फ्रैक्शन आप निकालना सीख रहे हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट के मोल्स जो आ जाते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यहां पे बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन टोटल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, है ना। तो सिंपल है, अब यहां पे आपको यहां पे दिख रहा है वेट ऑफ NaCl, वेट ऑफ क्या दिख रहा है बोलो, NaCl इक्वल टू यहां पे आ रहा है 5.85 ग्राम। और अगर कोई मुझसे पूछे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl अपने को अब निकालना आ जाना चाहिए, दैट इज 58.5 ग्राम। कैसे, मैं फिर भी करके बता देता हूं। Na प्लस Cl करेंगे आप, Na होता है 23 और ये होता है 35.5, तो आंसर मेरे आ जाएगा 58.5। अरे आएगा। वैसे वेट ऑफ वाटर की बात अगर मैं करता हूं, वैसे मैं बात करता हूं वेट ऑफ H2O की, तो वेट ऑफ वाटर बोलो कितना आ रहा है 90 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो आएगा वो इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालने हैं, तो हमें पता है ना कि 5.85 अपॉन में क्या करोगे 58.5, ऐसे ही करेंगे 5.85 1 58.5। अरे बोलो कैंसिल होगा कितना आ जाएगा बताओ, 1/10। कैंसिल करोगे तो आंसर बोलो क्या आ जाएगा 1/10। 1/10 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इक्वल टू 0.1। बोला आया कि नहीं आया। और वैसे ही अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेरे को क्या निकालना है H2O, तो 90 बाय क्या करूंगा मैं 18, कैंसिल करूंगा, बोलो क्या आ गया 5। अब पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl पूछा है ना भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या पूछा जल्दी बताओ, NaCl। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl अगर पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बराबर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखूंगा H2O, आना चाहिए। सो X ऑफ NaCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इक्वल टू बोलो मोल्स NaCl कितने आ रहे हैं 0.1 आ रहे हैं, तो ये लिखा मैंने 0.1 अपॉन में 5.1, सॉल्व करूंगा तो 1 अपॉन बोलो क्या आ गया 51। बताइए आया। तो लगभग लगभग ये क्वेश्चन हमने देखे, एक जैसे क्वेश्चंस हैं ये, है ना। आगे बढ़ता हूं यहां पे, है ना। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मोल ऑफ CH4 एंड SO2। दिख रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ CH4 एंड SO2। एक मिक्सचर है ना, आराम से देखिए, एक मिक्सचर है यहां पर इस टाइप से, और इसके अंदर CH4 भी है, और इसी के अंदर आपके पास में CO2 भी है। मिक्सचर ऑफ CH4 और CO2 नहीं, सॉरी SO2 है, बात समझे। और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो मैं कहता हूं लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू 1 मान लो, बराबर है ना, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 सॉरी SO2 भी तो 1 ही आएगा, बराबर है। दोनों के मोल्स क्या हैं बराबर हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है इंडिविजुअल कंपोनेंट का, तो X ऑफ CH4 इक्वल टू अपन लिखेंगे N ऑफ CH4 अपॉन में N ऑफ CH4 प्लस N ऑफ SO2, N ऑफ CH4 अपॉन में N ऑफ SO2, तो X ऑफ CH4 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे, अरे आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये 1/2 आ गया तो भाई दूसरा भी 1/2 ही आएगा। इक्वल मोल्स जब भी आएंगे तो अगर एक 1/2 है तो दूसरा भी क्या आएगा 1/2, दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर आएगा, दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसा आएगा बराबर आएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक अब ये छोटा सा क्वेश्चन दिया इन्होंने, ये बेसिकली W/W% और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन है यहाँ पे।
है ना। मैं आपको जरा एक बात को क्लियरली समझा दूं कि जब मैंने आपको ग्रुप ए पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो ग्रुप ए में मैंने बोला था कि एक तो होता है M/M%, एक होता है ppm, एक आता है आपका मोल फ्रैक्शन जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, है ना, और एक आता है आपके पास में मोलैलिटी। एक आता है मोल फ्रैक्शन और एक क्या आता है, मोलैलिटी। और ये चारों ना एक ही फैमिली के मेंबर है, आप ध्यान से देख लो, ये चारों के चारों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, अलग अलग नहीं, एक ही परिवार का सदस्य है। तो इनमें रिलेशन निकालने के लिए ना डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, इनमें आपको रिलेशन निकालने के लिए डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डेंसिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा इनमें, अगर आपको क्या निकालना है, रिलेशन, समझे। तो इसलिए आप देखो ये वाले क्वेश्चन में ना M/M% और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन को कैरी करा है, M/M% और किसको, मोल फ्रैक्शन को रिलेशन में लिया है। और गिवन क्या है आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि 10% W/W वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्या गिवन है, NaOH, है ना, ये गिवन है। और आपसे निकालने को बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच सब्सटेंस, आपसे निकालने को बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, क्या बोला है, सब्सटेंस। तो सबसे पहले बच्चों आप निकालो यहां पे वेट ऑफ NaOH दैट इज सोल्यूट। तो वेट ऑफ NaOH इस स्टेटमेंट से आ जाएगा 10 ग्राम्स, बात समझे। और दूसरी आपको बोला है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर निकालेंगे तो वो दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा, 90 ग्राम्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना है, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना है, तो मैं करूंगा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास 10/40 दैट इज इक्वल टू 0.25। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना है, तो मैं यहां करूंगा 90/18 दैट इज इक्वल टू 5 मोल, दैट इज इक्वल टू 5 मोल्स। यहां पे 0.25, वहां पे क्या आ रहा है, 5। अब बोला मोल फ्रैक्शन निकालो, क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन। तो देखो जरा ध्यान से, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है बच्चों, NaOH, बात समझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है, NaOH, समझे कि नहीं समझे। तो अपन क्या करेंगे यहां पे, ये देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल टू N ऑफ NaOH अपॉन में N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ, बोलो क्या आ जाएगा, H2O। अरे आएगा। तो X ऑफ NaOH की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा आपका 0.25 अपॉन में 5.25। ये देखो, ये कैंसिल करूंगा, जब मैं इसको पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा, सॉल्व करूंगा, तो 1 अपॉन, बोलो क्या आएगा, 21। अरे आएगा। और वैसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आ जाएगा 20 बाय, बोलो कितना, 21। तो इस टाइप से आप देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन के आप सॉल्व कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन किसके सॉल्व कर सकते हैं आप, मोल फ्रैक्शन के। तो बच्चों अपन लोगों ने अभी मोल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे समझा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करा दिया आपको, बात समझे। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ, और ये हमारा ग्रुप ए का लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ग्रुप ए का लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट इज नोन एज मोलैलिटी, है ना, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। और इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम कहते हैं मोलैलिटी, बात समझे, क्या कहते हैं इसको अपन, मोलैलिटी। तो डेफिनेशन अगर आप देखें इसका, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है बच्चों, डेफिनेशन इसका कह रहा है दैट इज it can be defined as the number of moles of solute present in per kg of solvent। हर जगह सॉल्यूशन आ रहा था, लेकिन यहां पर सॉल्वेंट आता है। अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े हैं, सभी जगह पर क्या आ रहा था, सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर जो है वो क्या आता है, सॉल्वेंट। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per kg of solvent, number of moles of solute present in per kg of solvent, ठीक है। तो देखते हैं, जरा इलैबोरेट करते हैं इसको अपन। तो
मोलैलिटी बराबर, जब हम बात करते हैं तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या दिख रहा है, सल्यूट, अपॉन में बोलो वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ क्या दिख रहा है, सॉल्वेंट, और वो वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए किसमें, केजी में। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, केजी में, है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला आया मेरा मोलैलिटी का, सिंपल सा फॉर्मूला आया मेरा किसका, मोलैलिटी का। मेरी बात समझे सर? अगर अगर ऐसा हो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हो, है ना, अगर ऐसा हो वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हो, तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, समझे, अपॉन में यहां पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे दे दिया ग्राम्स में। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में दे दिया, ग्राम्स। लेकिन आपको जो डेफिनेशन कह रही है वो तो केजी में होना चाहिए ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, लेकिन दिया किस में है, ग्राम्स में। तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1000 से मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और जब डिवाइड करूंगा तो ये पलट के जाएगा ऊपर, पलट के जाएगा ऊपर, तो मेरा जो मोलैलिटी है, अब बोलो क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि है ग्राम्स में, इनटू बोलो ऊपर क्या जाएगा, 1000। बात समझे? तो मैंने यहां पे फॉर्मूले में अगर किलोग्राम की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें दिया होता, ग्राम में, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, है ना, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, जो कि मैंने यहां पे आपको ये पूरा प्रॉपरली करके दिया। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे आप देखिए मोलैलिटी का एक फॉर्मूला मेरे पास सिंपल निकल कर आया। सर थोड़ा सा और अगर इसको हम इलैबोरेट कर दें, थोड़ा सा और अगर इसको हम क्या कर दें, इलैबोरेट कर दें इस टाइप से, तो इलैबोरेट अगर हम करेंगे और थोड़ा सा, तो क्या हो सकता है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दिख रहे हैं आपको, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट का, गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जीएमएम, गिवन वेट अपॉन जीएमएम होता है ना। तो मोलैलिटी बराबर आ जाएगा वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में जीएमएम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, इनटू बोलो कितना, 1000, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास एक और सिंपल सा फॉर्मूला निकलकर यहां मेरे पास आता है, दैट इज नोन एज मोलैलिटी। बात समझे? ये मोलैलिटी का एक सिंपल फॉर्मूला और बनकर आया। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो, कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। बाकी तो मैंने फिर ये कन्वर्जन कराया कि अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हो तो क्या करना है, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आके फॉर्मूला बनेगा। और नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। कोई मुझसे आकर कहता है कि सर यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होगा, यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होगा, कोई मुझसे पूछता कि यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होगा, तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन वेट ऑफ क्या लिखा है, सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, केजी में। बात समझे? तो कोई मुझसे अगर इसका यूनिट पूछे तो इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा मोल्स पर केजी, इसका जो यूनिट आएगा दैट इज मोल्स पर केजी। बात समझे? मोलैलिटी का यूनिट जो आएगा वो मोल्स पर क्या आएगा, केजी। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। बात समझे कि नहीं समझे? किसके बारे में बात करी अपन ने, मोलैलिटी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को अपन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बोला इन्होंने, सबसे पहला सवाल बोला है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल ऑफ NaOH, है ना। तो सबसे पहले यहां पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.2 मोल।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दे रखा है 0.2 मोल आया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, वेट ऑफ क्या दे रखा है, सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है मेरे पास 10 kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है 10 kg। तो अगर मुझे मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में यहां पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी बोलो किसमें, केजी में। बात समझे? तो यहां मोलैलिटी बराबर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिख रहे हैं आपको, उसको लिखूंगा 0.2 से, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिखूंगा 10 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.02 मोल पर केजी। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन, 0.02 मोल पर केजी। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? बोलो, है ना? आगे बढ़ते हैं। ये एक और छोटा सा क्वेश्चन, देखो बहुत ना छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपने को, खूब कराऊंगा अभी। डीपीपी वगैरह और ये लेक्चर रिकॉर्डेड तो मिल ही रहे हैं अपनों को, तो अपनों को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अपन बहुत सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH in 2 kg of water, calculate the molality of solution containing 4 grams of NaOH। अब वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया है आपको इन 2 kg ऑफ वाटर, है ना? तो अपन क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो। सबसे यहां पे दिया है वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू दिया है 4 ग्राम्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां मेरे को दिया है, कितना दिया है 2 kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे यहां पे दिया है 2 kg दिया है। मोलैलिटी का फॉर्मूला अपन निकालेंगे, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है फिर से वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो दे रखा है आपको केजी में, तो केजी डायरेक्ट लिख दो। अब सबसे पहला काम है आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो बच्चों जब आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, यहां से जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालने का तरीका आएगा गिवन वेट अपॉन GMM। आंसर मेरा आ जाएगा 1/10। गिवन वेट बाय GMM, आंसर मेरा बोलो क्या आएगा 1/10। 1/10 मतलब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू बोलो 0.1 मोल आ जाएगा। 1/10 0.1 मोल्स आ गया। तो मोलैलिटी निकालना है आपको, तो 0.1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 2 आ गया। आंसर बोलो 1/20 मोल पर केजी, 1/20 मोल पर केजी। आया समझ में? तो इस टाइप से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है मोलैलिटी में, और भी देखते हैं अभी अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे अपन। एक बार ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर ये मान के चलना कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, और बाकी पीछे वाले में देख ही लेंगे अपन ने, लगभग सब चीजें कवर करी है। एक क्वेश्चन और ही आया अपने पास में कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, है ना? तो सबसे पहले अपन देख लो यहां पे, क्या देख लो, वेट ऑफ सोल्यूट जो कि हमारा ग्लूकोज है, वेट ऑफ सोल्यूट जो कि हमारा ग्लूकोज है, और वो है 1.8 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट जो हमारा ग्लूकोज है वो कितना है 1.8 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा है 500 ग्राम। तो बच्चों यहां पे वेट के टर्म्स में पूछा है ना मोलैलिटी, इस सवाल में जो मोलैलिटी पूछा है वो इन टर्म्स ऑफ वेट दे रखा है ना सारा का सारा अपने को। तो अपन इन टर्म्स ऑफ वेट की बात करेंगे तो फॉर्मूला भी मैं वही लिखूंगा, और फॉर्मूला जो मेरा बनेगा यहां पे वो बनेगा मोलैलिटी बराबर वेट ऑफ सल्यूट अपॉन GMM ऑफ सल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वेट ऑफ क्या लिखा है सॉल्वेंट, और वो भी ग्राम्स में दे रखा है, इसलिए मैंने ये लगाया फॉर्मूला। ये देखो सिंपल फॉर्मूला कि वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इनटू में 1000 अपॉन वेट ऑफ क्या दिख रहा है सॉल्वेंट। वैल्यू अगर मैं प्लेस करता हूं
तो मोलैलिटी बराबर वेट ऑफ सल्यूट आपको दिख रहा है 1.8। और भाई जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 180 ग्राम पर मोल। C6H12O6 मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। तो यहां पे मैं लिखूंगा 180 इंटू 1000 अपॉन में 500, ये पॉइंट गया तो ये आ गया इधर से, ये गया इधर से, ये बोलो आया 2, ये आया 100, तो मोलैलिटी बराबर आ जाएगा 0.02 मोल पर केजी, 0.02 मोल पर केजी। वेरी सिंपल, 0.02 मोल पर केजी। तो इस टाइप के आप देखिए, आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ये देखने को मिलेंगे। अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, अभी जरा बेसिक्स चल रहे हैं, है ना। बढ़ते आगे, एक ये क्वेश्चन दिया है, अ सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको यहाँ पे, ये टर्म, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये मोलैलिटी है, ध्यान रखना, ये आपके गिवन सॉल्यूशन का मोलैलिटी है। ये आपके गिवन सॉल्यूशन का क्या है, मोलैलिटी है। ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर मतलब ये आपका सॉल्यूट है, बात समझे, और ये आपका सॉल्वेंट है, ग्लूकोज इन वाटर। देन फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ ग्लूकोज पूछा है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन इन 500 ग्राम ऑफ, क्या लिखा है, वाटर। बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से, प्यार से समझो। सबसे पहले यहां पे देखें तो मुझे वेट ऑफ सल्यूट मेरे ख्याल में निकालना है, वेट ऑफ सल्यूट मुझे यहां पे निकालना है, दैट इज, इसको x मान लो, मान लिया। दूसरी बात, यहां पे मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ क्या निकालना है, सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है मतलब ये आ जाएगा 500 ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम्स आ गया। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मुझे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, वो दे रखा है 0.1 मोलल, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.1 मोलल दे रखा है, सब तो दे रखा है मेरे भाई। करना क्या है, वैल्यू डालो, जल्दी डालो, 2 मिनट पानी पी लो मैं जब तक, है ना। चाय वाय पियोगे क्या, चाय पीते हो लेक्चर देखते हुए? अबे कभी लेक्चर वेक्चर देखो तो मुझे आके बता देना कि हाँ सर देखते हैं, थोड़ा ठीक लगता है, अच्छा ठीक ठाक पढ़ा लेते हो, है ना। हमारी दुकानदार अभी चल रही की, मेरे को डायलॉग आता नहीं है, समझे। तो मुझे बता देना आके एक बार कि हाँ सर थोड़ा सा ठीक है ना। चलो, तो मोलैलिटी बराबर अब मैं लिखूंगा यहां पे वेट ऑफ सल्यूट अपॉन GMM ऑफ सल्यूट, है ना, इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इनटू वेट ऑफ क्या लिखा है, सॉल्वेंट। ऐसा है ही अपने पास, है ना। मोलैलिटी का वैल्यू दे रखा है, कितना वैल्यू दे रखा है, 0.1 मोलल है, वेट ऑफ सल्यूट निकालना है, x मॉलिक्यूलर मास। अब तो याद कर लो रे, ये ग्लूकोज NaOH इनके मॉलिक्यूलर मास तो याद कर ही लेना, 180 इंटू 1000 अपॉन में 500, ये कैंसल होके आया 2, ये कैंसल होके आया 90। तो x बराबर, x मतलब वेट ऑफ सल्यूट जो लिया है अपन ने, x बराबर वेट ऑफ जो सल्यूट लिया है वो आ जाएगा 90 इंटू 0.1, दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना, 9 ग्राम्स। 90 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 9 ग्राम्स। 9 ग्राम ग्लूकोज ले लो तो आपका काम हो जाएगा, समझे। कैसा लगा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। और चलते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन लाए हूं, लेक्चर ही देख लोगे ना तो ही काम हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए बचेगा क्या, बहुत क्वेश्चन है ना। पूरे PYQ सब उठा लाऊंगा मैं आपके लिए, चिंता मत करो। जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि पढ़ लेना दादा, समझे कि नहीं समझे। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, पढ़ लेना बस, ठीक है। मैं हाथ ना टेक के खड़ा रहता हूँ, चेयर टाइप में लगी हुई है उस पर, ठीक है। चलो, यहां पे देखो एक क्वेश्चन और आया, अच्छा क्वेश्चन है ये।
A solution is 10% weight by weight aqueous solution of NaOH. Find molality of solution. मैं आपको दोबारा ये बात बार बार समझा रहा हूं कि ग्रुप ए की जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाई थी तो ग्रुप ए के कॉन्सेंट्रेशन टर्म में m/m% पढ़ाया था सबसे पहले, दूसरा पढ़ाया था ppm, तीसरा पढ़ाया था मोल फ्रैक्शन, बात समझे, और चौथा मैंने आपको पढ़ाया था मोलैलिटी। ये चार चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। आप देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको इनमें से किसी में भी रिलेशन निकालना हो ना, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि ये सब सेम ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक तरीके से इनडायरेक्टली m/m% और मोलैलिटी में रिलेशन पूछ लिया है। देखो ध्यान से देखो, अ सॉल्यूशन इज 10% W/W या m/m, देन फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ना रिलेशन पूछ लिया है आपसे कि 10% m/m का रिलेशन मुझे निकाल के बताओ मोलैलिटी से, मतलब की ये पूछा है आपसे। ये देखो ऐसा रिलेशन पूछ लिया आपसे, m/m% और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन पूछ लिया है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, जरा मेरी बात को ध्यान से देख। हम इसको ऐसे करेंगे कि 10% m/m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, तो मैं यहां से दो बातें निकल के आती मेरे पास कि जब वेट ऑफ NaOH आएगा, कोई मुझसे वेट ऑफ NaOH पूछेगा तो वो आएगा 10 ग्राम, कोई मुझसे वेट ऑफ H2O पूछेगा तो वो आ जाएगा 90 ग्राम, है ना। वेट ऑफ NaOH आएगा 10 ग्राम, वेट ऑफ H2O आएगा 90 ग्राम, तो मोलैलिटी निकालना है ना बच्चों। तो मोलैलिटी निकालना है, थोड़ा सा कलर अपन यूज कर ले, इसमें बहुत ज्यादा कलर ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो अपन यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ NaOH अपॉन GMM ऑफ NaOH, है ना, इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन वेट ऑफ क्या लिखा बोलो, सॉल्वेंट, और वो भी किसमें आया यहां पे, ग्राम में। यही तो है सिचुएशन हमारे पास। तो मोलैलिटी बराबर वेट ऑफ NaOH आ गया 10/40 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे आ गया 1000 और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा 90, है ना। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, इधर गया, ये आ गया आपका पास 25, तो मोलैलिटी बराबर आ गया 25/9, लगभग 2 पॉइंट कितना आएगा 7, लगभग 2.7 मोल पर केजी, 2.7 मोल पर केजी। तो आप देखो यहां पे m/m% और किसके बीच का रिलेशन निकाल दिए हम लोग, मोलैलिटी के बीच का। समझे कि नहीं समझे? सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो, है ना। और चलते हैं, एक क्वेश्चन और दे दिया ये 1.8 ग्राम। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब खुद कर लेना, है ना। अब ये एक जैसे क्वेश्चन हो गया, छोड़ दो उसको। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर, इसको छोड़ रहा हूं मैं, ये तो अपनों को आ गया है। ये एक क्वेश्चन देखिए, है ना, ऑप्शन में दे रखे हैं, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज सेड टू बी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ सल्यूट, है ना, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? देखो मोलर तो बोलेंगे ही नहीं कभी भी, मोलर तो कभी नहीं बोलेंगे। यू कैनॉट से इट इज मोलर, मोलैरिटी थोड़ी निकाल रहे हो, मोलर निकाल रहे हो। तो मोलैलिटी बराबर आ जाएगा वेट ऑफ ग्लूकोज दैट इज 18 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन में 1000, पूरा कैंसल, m बराबर 1/10, 1/10 मतलब 0.1 मोलल सॉल्यूशन, 0.1 मोलल सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि मोलैरिटी नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जब अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी गिवन हो तो उसको हम कहते हैं मोलल, और जब सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन हो तो उसको हम कहते हैं मोलर। दो बातें हैं, एक मोलल और एक क्या है, मोलर। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, समझे। एक और क्वेश्चन दिया है, A molar solution is one that contain 1 mole of solute. 1
mole of solute, a molal solution is 1 mole of solute in 1000 gram of solvent. सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल. A molal solution is one that contains 1 mole of solute in 1000 gram of solvent. Solvent 1000 ग्राम होना चाहिए. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? चलो, तो बेटा ये अपन ने देखो बहुत सारे मोलालिटी के क्वेश्चन देखे, काफी सारे क्वेश्चन देखे, बात समझे कि नहीं समझे? अब अपन आगे बढ़ते हैं और मेरा ये आखिरी एक फॉर्मूला है, दैट इज स्पेशल फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन. स्पेशल फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन. रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन. मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन है, तो बहुत सिंपल रिलेशन है. क्या रिलेशन है? ध्यान से देखो जरा, कि मोलालिटी बराबर होता है एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. बड़ा सिंपल रिलेशन, भूलना नहीं है. बड़ा सिंपल रिलेशन, भूलना नहीं है. हमारे हसमुख भाई को भी मैं ले आता हूं इसी बात पे. आज बहुत देर से उनको अपन ने याद नहीं किया है ना? हमारे हसमुख भाई को भी अपन ले आए. क्लियर है? आज हसमुख भाई पता नहीं क्यों नहीं आ रहे. हाँ आ गए, ये रहे. ठीक है, ये आ गए हमारे हसमुख भाई. और हसमुख भाई को अपन यहाँ ले आए और यहाँ लेकर बिठा दें कि भैया सिंपल रिलेशन, स्पेशल फॉर्मूला, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना. क्या है? एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ, क्या दिख रहा है? सॉल्वेंट, है ना? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि बच्चे आप कंफ्यूज ना हो. ये जो m दिख रहा है, इट इज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन. इट इज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन. एक्स बी जो दिख रहा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है. एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. बात समझे? जो एक्स ए दिख रहा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है. मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? सॉल्वेंट है. और यहां तो दे रखा है मॉलिक्यूलर मास आपको डायरेक्टली, बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर. बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. भूलना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है. समझे कि नहीं समझे? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं अपन. एक्स मोलर सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.2. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो. मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन आपको नहीं पता है ना? तो यहां लिख रहा हूं मैं मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन मुझे नहीं पता है. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता है मुझे. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है मुझे, और वो आ रहा है 0.2 आ रहा है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.8. सबको दिख रहा है? और बोला है मोलर सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड इन बेंजीन. तो मेरा जो सॉल्वेंट बेंजीन है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि मेरा बेंजीन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि मेरा बेंजीन है, उसका मॉलिक्यूलर मास आता है 78 ग्राम पर मोल. आ तो गया. और जस्ट अभी पीछे मैंने आपको देखो फॉर्मूला क्या सिखाया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपन सॉल्वेंट. अब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर 0.2 है ना, तो उसका 0.8 आता ही है. ये कराई तो अपन ने. एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है ना, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है ना मोल फ्रैक्शन का सम. तो अगर एक का 0.2 है तो दूसरे का 0.8 आएगा ना. नाउ मोलैलिटी बराबर एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एम ए. और फॉर्मूला लगा के अपन ने देखा यहाँ पे m बराबर एक्स बी की वैल्यू आ रही है 0.2, इसकी वैल्यू आ रही है 0.8 इंटू 1000 अपॉन 78. ये पॉइंट से पॉइंट गया, इधर आ गया 4, इधर आ गया 250. तो मोलैलिटी बराबर बोलो कितना आ गया? 250 बाय 78, है ना? तो 8, ये 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. डिवाइड करेंगे इसको अपन 78 को, तो 8, हाँ तो ये 3 पॉइंट के आसपास ही आएगा, दैट इज 3.2. तो सिंपल रिलेशन है अपना यहाँ पे मोलैलिटी वाला, जो आपने यहाँ पे देखा, दैट इज मोलर सोल्यूशन में. क्लियर है? तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला. ठीक है,
थैंक यू।